गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस ईयर की फ़र्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप और आपके परिवार के सभी सदस्य इस कोरोना महामारी के दौर में सभी सकुशल होंगे, ठीक होंगे। आप लोगों फर्स्ट ईयर से अभी सेकेंड ईयर में ट्रांसफ़र हो गए हैं। जो आज हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है सर्किट एनालिसिस। ठीक है, मेरा नाम मंजू है। मैं आप लोगों के इस ईयर में 3 सब्जेक्ट लूँगी, EL 202, 205 और 207। अब देखिए 202 की जब बात करते हैं सर्किट एनालिसिस की, तो सर्किट देखिए क्या होता है कि इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। जो भी हम अगर प्रैक्टिकली देखते हैं तो हमारे घरों में जो करंट फ्लो रहा है, फ़ैन कनेक्ट है, कूलर कनेक्ट है, AC कनेक्ट है, चार्ज पॉइंट कनेक्ट है, तो ये जो आपस में कनेक्शन जुड़ा हुआ इस चीज़ को हम बोलते हैं सर्किट। ठीक है, यानी वायर्स के थ्रू किस तरीके से करंट फ्लो होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उसकी स्टडी को हम करेंगे कि सर्किट है, उसका एनालिसिस हम करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर। और जब हम सर्किट पढ़ना चाह रहे हैं, जो सर्किट डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है सर्किट डिज़ाइन करना एक ऊपर का कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन जैसे कि हमें कैलकुलेशन सीखनी है, जोड़ बाकी सीखना है, तो पहले हमें गिनती तो आनी चाहिए। उसी तरीके से अगर हमें सर्किट डिज़ाइनिंग सीखना है, इस चीज़ को समझना है, तो पहले हमें सर्किट एनालिसिस का बेसिक समझना पड़ेगा कि होता क्या है। यानी जो कोर चीज़ें जो हमने आप लोग बहुत सुनते आ रहे हैं कि वोल्टेज इतना है, करंट इतना है, पावर इतनी है, ये वोल्टेज, करंट और पावर क्या होती है, किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, आपस में किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, वो पढ़ना है। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि हम देख लेते हैं इस ईयर में हम जो सर्किट एनालिसिस EL 202 पढ़ेंगे, उससे हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जनरल नेटवर्क कॉन्सेप्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे नेटवर्क एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, इनकी कंडीशन, इनिशियल कंडीशंस क्या होती हैं, वोल्टेज और करंट सोर्स क्या होते हैं, इसमें आइडियल और प्रैक्टिकल सोर्स दोनों आएंगे, वो आपस में किस तरीके से एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, 1 पोर्ट नेटवर्क, 2 पोर्ट नेटवर्क क्या होता है, और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होती है, यानी नेटवर्क के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, सेकंड जो हम पढ़ेंगे, जहाँ से हमारा सर्किट का मेन क्या कहेंगे एनालिसिस शुरू हो जाता है, वो हमारा है मैश और नोडल एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेटवर्क थ्योरम्स। ठीक है, क्योंकि विभिन्न नेटवर्क थ्योरम्स की मदद से हम किस तरीके से सर्किट को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सर्किट जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से। उसके बाद हम पढ़ेंगे 2 पोर्ट नेटवर्क, और फिर हम पढ़ेंगे रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है सर्किट्स में, किस तरीके से अचीव की जाती है। और लास्ट हमारा जो 7th टॉपिक है वो होगा हमारा लाइन फिल्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट से, जनरल नेटवर्क कॉन्सेप्ट। आप देख लीजिए इसका सिलेबस में ये एक टॉपिक हमें कवर करने हैं, लेकिन जब हम नेटवर्क कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उससे पहले मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि आप लोगों को करंट क्या होता है, यानी धारा क्या होती है, विभव क्या होता है, ये पता है। इसके अलावा रेसिस्टेंस क्या होता है, यानी प्रतिरोध क्या होता है, इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व क्या होता है, और कैपेसिटेंस यानी संधारित्र क्या होता है, और ये किस किस तरीके से वर्क करते हैं, यानी इनमें एनर्जी किस तरीके से स्टोर की जाती है, करंट या वोल्टेज के साथ इनका रिलेशनशिप कैसा होता है। सबसे जो फर्स्ट हम टॉपिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ सबसे, कि धारा क्या होती है, यानी करंट क्या होता है। करंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, कि जब इलेक्ट्रॉन्स हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ फ्लो होते हैं तो उस चीज़ को हम बोलते हैं करंट जनरेट हो रहा है, धारा फ्लो हो रही है। ठीक है, अब देखिए करंट यहाँ से जो मैं, प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बेसिक जो हमारा सर्किट का होता है वो यहीं से शुरू हो जाता है कि करंट हमेशा, अगर करंट को फ्लो होना होता है उसको एक पाथ चाहिए होता है, एक लाइन चाहिए होती है। करंट हमेशा एक लाइन में फ्लो होता है कि अगर एक जगह से इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह फ्लो हो रहे हो तो दोनों में आपस में कनेक्शन होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, यानी कोई वायर होना चाहिए करंट फ्लो होने के लिए। ठीक है, कोई मीडियम होना चाहिए करंट के फ्लो होने के लिए। तो ये हो गया धारा या करंट। अब जब हम बात करते हैं विभव या वोल्टेज की, तो वोल्टेज देखिए क्या होता है। आप लोग फर्स्ट ईयर से आए हैं, आप लोग शायद धारा और विभव पढ़ के आए, लेकिन जब हम डिप्लोमा पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इंग्लिश की टर्म्स को थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि यही टर्म्स होती है जो हमें बाद में भी काम आएंगी। हर जगह आप हर जगह विभव या धारा बोलना वो नहीं होगा। जब आप इंडस्ट्रीज वगैरह में प्लेसमेंट के लिए जाएंगे तो आप जिनके साथ वर्क करेंगे तो वहाँ पे, क्योंकि अधिकतर इंजीनियरिंग इंग्लिश मीडियम में होती है, तो एक जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है इंजीनियरिंग की, वो आप लोग इंग्लिश में ही लिखेंगे, इंग्लिश में ही याद करेंगे। ठीक है,
अब बात करते हैं कि वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज देखिए, वोल्टेज किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का विभव का अंतर होता है कि इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज है और उस सेकंड पॉइंट पे कितना वोल्टेज है। इन दोनों के मध्य में हमेशा वोल्टेज नापा जाता है। यानी वोल्टेज कभी भी एक लाइन में नापा नहीं जाता। वोल्टेज हमेशा दो जगह के वोल्टेज का या विभव का अंतर होता है, जो विभवांतर हम जिसको बोलते हैं, वो हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में नापा जाता है। ये हमारा हो गया कि वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में नापा जाता है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम विभव नापेंगे तो एक यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, ए और बी। यहाँ वोल्टेज वी ए है, यहाँ वोल्टेज वी बी है। तो हमेशा इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा कि इस वोल्टेज और इस वोल्टेज के बीच का डिफरेंस होगा, ये होगा विभवांतर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस। अब हम बात कर रहे हैं प्रतिरोध क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस होता है कि जब करंट के फ्लो में कोई अवरोध उत्पन्न होता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं कि रेसिस्टेंस है। कि रेसिस्ट इन द फ्लो ऑफ करंट, कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उस फ्लो में कोई ना कोई अवरोध आ जाता है, उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। इस रेसिस्टेंस को डेफिनेशन हम निकालते हैं ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या होता है, देखिए ओम्स लॉ होता है कि यदि हम टेम्परेचर और भौतिक अवस्थाओं को कांस्टेंट रखते हैं तो किसी भी प्रतिरोध या कोई भी अन्य ओमिक डिवाइस में यदि उसके दोनों पॉइंट्स पर, दोनों सिरों पर अगर हम वोल्टेज नापते हैं या विभवांतर नापते हैं, तो वो विभवांतर उसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी वोल्टेज जो होता है उस डिवाइस में, उस रेसिस्टेंस में, उस ओमिक डिवाइस में, वो उसमें जितना करंट फ्लो हो रहा होता है उसके समानुपाती होता है। ठीक है, यानी वोल्टेज और करंट एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है। और जो इस समानुपात के जब हम हटाएंगे तो V बराबर आर आई होता है। ये जो R होता है, जो कांस्टेंट होता है, इसको हम बोलते हैं कि ये प्रतिरोध होता है। यानी R बराबर V अपॉन आई हो गया है। ठीक है, अब देखिए रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। आप सभी को पता होगा, ओम्स लॉ से ही निकली है। इसकी यूनिट ओम, कांस्टेंट है इसलिए इसकी यूनिट ओम है। नेक्स्ट देखिए कि जब भी किसी कंडक्टर में धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कंडक्टर में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, मान लीजिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं और कंडक्टर के खुद के भी एटम्स होते हैं। धारा प्रवाहित होती है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो जो ये एटम, इस कंडक्टर के खुद के एटम्स हैं, उनसे ये टकराते हैं। ये टकराते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो आपस में इनके टकराव का हीट जनरेट होती है। ठीक है, ये हीट जनरेट होती है, उसको हम बोलते हैं हीट लॉस या पावर जनरेट होती है। और ये रेसिस्टेंस के द्वारा एब्जॉर्ब जो हीट की जाती है, जो पावर रेसिस्टेंस एब्जॉर्ब करता है, उसका फिर हम फॉर्मूला हो गया P बराबर V इंटू आई। ये जो पावर होती है रेसिस्टेंस के द्वारा कितनी पावर एब्जॉर्ब की जाती है, कितनी हीट जनरेट होती है, वो होती है V आई। अगर हम V की जगह लिखते हैं R इंटू आई तो ये हो गया I स्क्वायर R वोल्ट। ये रेसिस्टेंस में जनरेट की गई पावर है। ठीक है, अब देखिए जब हम रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। देखिए R बराबर होता है रो एल अपॉन ए। ये मैं बेसिक्स रिपीट कर रही हूँ, इसको डिटेल से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, आप लोग पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में। सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए R बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन ए। रो होता है रेसिस्टिविटी, एल होती है लेंथ ऑफ वायर, ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ठीक है, ये रिवाइज करवा रहे हैं कि आप लोगों को याद आ जाए। अब देखिए ये हमारा हो गया कि प्रतिरोध क्या होता है। जब हम प्रतिरोध की बात करते हैं तो हम इम्पीडेंस की बात भी करते हैं, R प्लस जे एक्स। ये अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस होता है रेसिस्टेंस और रिएक्टेंस का एडिशन। कि रेसिस्टेंस कितना होता है, एक्स जो यहाँ पे लिखा गया है ये कैपेसिटर और इंडक्टर के कारण जितना रेसिस्टेंस आता है वो वाली टर्म है। और दोनों रेसिस्टेंस किसी सर्किट में मिलके इम्पीडेंस बनाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं, जेड को बोलते हैं प्रतिबाधा, ये रेसिस्टेंस, और ये रिएक्टेंस को बोलते हैं प्रतिघात। ठीक है, ये हम जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे
जब आप लोग थ्योरम्स पढ़ लोगे उस समय ये चीज़ मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी। अभी के लिए सिर्फ आप ये देख लीजिए कि एक्चुअली सर्किट में सिर्फ रेसिस्टेंस नहीं होता है कि जिसके कारण करंट के फ्लो में अवरोध उत्पन्न होता है, क्योंकि किसी भी सर्किट में सिर्फ रेसिस्टर कनेक्ट नहीं होते हैं, रेसिस्टर के अलावा कैपेसिटर और इंडक्टर भी कनेक्ट होते हैं। तो कैपेसिटर और इंडक्टर वो भी करंट के फ्लो में अवरोध उत्पन्न करते हैं, और वो अवरोध उत्पन्न करते हैं, उस अवरोध को हम प्रतिघात बोलते हैं। ठीक है, रेसिस्टर्स के कारण उत्पन्न अवरोध को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस, और कैपेसिटर और इंडक्टर कारण जो उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं हम रिएक्टेंस यानी प्रतिघात। और ये टोटल रेसिस्टेंस 3 टाइप का हो गया, ये मिलकर जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम बोलते हैं प्रतिबाधा जेड। सर्किट का टोटल इम्पीडेंस कितना है उसको प्रतिबाधा बोलेंगे हिंदी में, कि टोटल सर्किट में तीनों कंपोनेंट की वजह से कितना रेसिस्टेंस आ रहा है, उसके फ्लो में कितना अवरोध आ रहा है, उसको हम बोलेंगे प्रतिबाधा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे प्रेरक। तो क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है। इंडक्टेंस होता है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी। जब कुंडली में करंट फ्लो होता है तो इस करंट के फ्लो के कारण उसके फ्लक्स जनरेट होता है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये कुंडली है, इसे मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रहा है। जब इस कुंडली में आई करंट फ्लो होता है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है, यानी मैग्नेटिक एनर्जी को ये स्टोर करता है। और इस मैग्नेटिक एनर्जी के कारण, इस फ्लक्स के कारण, जो एक बार करंट इसमें फ्लो हो गया उसके डायरेक्शन में परिवर्तन इजीली नहीं हो पाता है। ठीक है, और इस जो मैग्नेटिक एनर्जी है, इस फ्लक्स के कारण जो मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ स्टोर हो रही है, वो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी को हम बोलते हैं कि इंडक्टेंस होता है। जैसे देखिए, रेसिस्टेंस, करंट के फ्लो में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। और जो प्रतिरोध शो करते हैं वो एलिमेंट को हम बोलते हैं रेसिस्टर, प्रतिरोधक। उसी तरीके से जो इंडक्टेंस होता है वो एक कैपेसिटी होती है, वो एक क्षमता होती है एनर्जी स्टोर करने की। और जो एनर्जी स्टोर करने वाले जो एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं हम इंडक्टर। ठीक है, प्रेरक जो बोलते हैं, वो एनर्जी स्टोर करते हैं उनको हम प्रेरक बोलते हैं। जो ये कैपेसिटी होती है एनर्जी स्टोर करने की क्षमता होती है उसको प्रेरक तो कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इंडक्टेंस और इंडक्टर क्या होता है। इंडक्टर तो एक एलिमेंट हो गया जो कि इंडक्टेंस का इफेक्ट शो करेगा। रेसिस्टर एक एलिमेंट हो गया जो रेसिस्टेंस शो करता है। ठीक है, इसी तरीके से कैपेसिटर एक एलिमेंट हो जाए, कैपेसिटर एक एलिमेंट होगा जो कि कैपेसिटेंस शो करेगा, जिसके अंदर कैपेसिटेंस होता है। ठीक है, अब देखिए, ये मान लीजिए एक कुंडली है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, एल इसका इंडक्टेंस हो गया। ठीक है, अगर हम रिलेशनशिप देखते हैं तो वी एल बराबर, वी एल यानी यहाँ से यहाँ का वोल्टेज, वी एल बराबर एल डी आई अपॉन डी टी। ये रिलेशनशिप होता है इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज और इंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के बीच में। ठीक है, एक्चुअली इंडक्टेंस क्या होता है कि जब भी किसी चालक में, जब भी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो वो धारा प्रवाहित होती है, वो फ्लक्स उत्पन्न करती है। इसके चारों तरफ यहाँ फ्लक्स उत्पन्न होगा जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। और एक बार वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्शन में या उसके आयाम में, मैग्नीट्यूड में हम कोई परिवर्तन करेंगे तो उस परिवर्तन को, बदलाव को रोकना चाहेगा। इंडक्टर की ये कैपेसिटी होती है। ठीक है, यानी वो मैग्नेटिक एनर्जी जो उत्पन्न हो रही है उसको स्टोर करके रखता है, उस एनर्जी में चेंज नहीं होने देता है। ठीक है, वी एल बराबर होता है एल डी आई बाई डी टी। जैसे वी बराबर आई आर होता है, ये रेसिस्टेंस के केस में रिलेशनशिप होता है करंट व वोल्टेज में। इसी तरीके से इंडक्टेंस एल यानी इंडक्टेंस होता है। ठीक है, वी एल यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, एल इंडक्टेंस और डी आई अपॉन डी टी। डिफ्रेंशिएशन आप लोग पढ़कर आए हैं, वी एल होता है एल डी आई अपॉन डी टी। प्लीज़ याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। तो यहाँ से हम डी आई बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन एल वी आई डी टी, और आई बराबर क्या हो गया, 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन ऑफ वी एल डी टी। ठीक है, ये हमारा करंट हो गया इंडक्टर के अक्रॉस, और ये हमारा इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज हो गया। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं ऊर्जा संग्रहण करने की कैपेसिटी की इंडक्टर के अंदर, क्योंकि इंडक्टर मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर कर रहा है, तो टोटल कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर की जाती है इंडक्टर के अंदर, वो देखिए किस तरीके से निकालते हैं।
ये एक्चुअली मैं सिंपल टर्म्स में इसलिए लिख रही हूँ, एक्चुअली ये इंटीग्रेशन होगा जो ये दो लिमिट्स के बीच में होगा, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं लिख रही हूँ। वैसे तो ये T1 से T2 के बीच में होगा, दो लिमिट लेंगी। सिर्फ आप लोगों को शो करने के लिए हम किस तरीके से निकालते हैं। जो भी ऊर्जा होती है वो हमेशा वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होती है। जैसे कि पावर इसके केस में होती है कि ऊर्जा कितनी डिसिपेट होती है, क्योंकि रेसिस्टेंस होता है वो कभी भी एनर्जी को स्टोर नहीं करता है, वो एनर्जी सिर्फ डिसिपेट करता है, ख़त्म करता है। जबकि इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करते हैं। इंडक्टर स्टोर करता है करंट के रूप में, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में, और कैपेसिटर स्टोर करेगा वोल्टेज को। क्योंकि देखिए इंडक्टर होता है वो सडन चेंज करंट में जैसे ही चेंज होता है उसके परिवर्तन को अलाउ नहीं करता है। परिवर्तन को अलाउ नहीं करने का मतलब ये है कि जितना, जैसे मान लीजिए ये कुंडली है, इसके अंदर 5 एम्पेयर करंट फ्लो रहा है। एक बार 5 एम्पेयर करंट फ्लो होने लग जाए तो वो 5 एम्पेयर कुछ समय फ्लो होने के बाद इसमें मैक्सिमम 5 एम्पेयर करंट फ्लो होगा। जब वो मैक्सिमम करंट फ्लो होने लग जाएगा तो उसके बाद अगर तुम इसकी दिशा परिवर्तन करना चाहोगे, इस करंट की बदल के इस तरफ से करंट फ्लो करवाना चाहोगे, या फिर इसको 5 से 10 एम्पेयर करना चाहोगे, तो अचानक से इंडक्टर इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगा। आप लोग यहाँ से 10 एम्पेयर करंट फ्लो करने लग जाओगे, लेकिन यहाँ पे कुछ सेकेंड्स के लिए, कुछ टाइम के लिए 5 एम्पेयर करंट ही फ्लो होएगा। इसका मतलब क्या था कि इंडक्टर ने उस 5 एम्पेयर करंट को खुद के अंदर स्टोर कर लिया और उसके चेंज को, उसके परिवर्तन को अलाउ नहीं करता। यानी क्या करता है, इंडक्टर करंट को स्टोर कर रहा है। उसी तरीके से हम कैपेसिटर आगे पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल से समझाती हूँ। कैपेसिटर में हम वोल्टेज स्टोर करता है। कैपेसिटर अचानक से अगर हम वोल्टेज में बदलाव करेंगे तो उसको अलाउ नहीं करेगा। अगर किसी भी परिवर्तन को अलाउ नहीं करने का मतलब ये है उस एनर्जी को वो थोड़े टाइम के लिए स्टोर कर रहा है, तभी तो वो चेंज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब देखिए इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर, अगर हम इंडक्टर की एनर्जी की बात करें तो इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर की जाती है उसके लिए हम निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ T1 से T2 वी एल इंटू, यानी वोल्टेज इंडक्टर का इंटू में इंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट, उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन में कुछ टाइम के लिए निकाला जाता है कि तो एक्चुअली V इंटू आई होता है कितनी पावर या एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है या स्टोर की गई है या फिर हीट जनरेट की गई है। ठीक है, और उसका अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, नहीं उसका सम हो गया टोटल। ठीक है, अब W बराबर हमने वी एल की जगह रखा L डी आई बाई डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल, L आई डी आई हो जाएगा। आई डी आई का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर बाई 2। तो ये हो जाएगा W बराबर हाफ L आई स्क्वायर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टेंस क्या होता है। इंडक्टर यानी कुंडली होती है और इंडक्टेंस होता है, इंडक्टर की एक कैपेसिटी होती है जो कि मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी। ठीक है, यूनिट इसकी होती है हेनरी। नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कैपेसिटेंस क्या होता है। धारिता भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और कैपेसिटर इसी से निकल के आएगा, वो होगा संधारित्र। अब देखिए कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी, किसी भी चालक की इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, यानी वो कितना आवेश या चार्ज यानी आवेश, कितना आवेश अपने अंदर स्टोर कर सकता है, वो उसका कैपेसिटेंस होता है। और जो कैपेसिटेंस जो करते हैं उन एलिमेंट को हम बोलते हैं कैपेसिटर। और जितना चार्ज वो स्टोर करता है वो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोल्टेज की। यानी Q यानी चार्ज और V यानी वोल्टेज। एक्चुअली जो चार्ज स्टोर किया जाता है वही हम वोल्टेज, कैपेसिटर में बोलते हैं ना, कैपेसिटर वोल्टेज स्टोर करता है। एक्चुअली कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है, वो कि वोल्टेज की फॉर्म है। ठीक है, तो Q जितना चार्ज कैपेसिटर स्टोर करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके जितना वोल्टेज सप्लाई दिया जाता है। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इक्वल्स टू C इंटू V। C हो गया कॉन्स्टेंट जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, तो C बराबर हो गया Q अपॉन V। अब देखिए यहीं से हम एक और रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। I बराबर करंट होता है डी क्यू अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज सॉरी चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट टाइम होता है करंट। ठीक है, तो कैपेसिटेंस हो गया Q अपॉन V और I हो गया डी क्यू अपॉन डी टी। यहाँ से हम I को ही लिख सकते हैं, I बराबर हो गया डी अपॉन डी टी। Q की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो C इंटू वी इंटू सी इंटू वी। सी कॉन्स्टेंट है,
तो ये हो गया वी डी सी डी वी अपॉन डी टी, यानी आई बराबर हो गया सी डी वी अपॉन डी टी। ये रिलेशनशिप हो गया कैपेसिटर में स्टोर किया गया वोल्टेज और करंट का आपस में क्या रिलेशनशिप है। अगर इसी को हम वोल्टेज की फॉर्म में निकालें, एक्चुअली ये कैपेसिटर है, ये करंट फ्लो हो रहा है, ये प्लस माइनस कैपेसिटर का ये वोल्टेज, ये इसका कैपेसिटेंस, और यहाँ जितना सप्लाई वोल्टेज हमने दिया है। तो ये जो वी सी कैपेसिटर आई बराबर क्या आया था, सी डी वी अपॉन डी टी। तो यहीं से अगर हम वी निकालें, जो कैपेसिटर का वोल्टेज निकालिए, कैपेसिटर के अंदर स्टोर वोल्टेज है जो कि वी सी है। अभी मैंने इसको वी सी लिखा है इसलिए इसको वी सी लिख दिया। तो वी सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। ये रिलेशनशिप हम निकाल लिया कैपेसिटर के वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखिए अगर हम यूनिट की बात करें तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फेरड होती है। और एनर्जी स्टोर करेंगे तो सेम तरीके से कि कितनी एनर्जी स्टोर की जाती है, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वी आई डी टी। हम यहाँ से लिखेंगे वी T1 से T2 इंटीग्रेशन, 2 टाइम पीरियड, क्योंकि एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए हम ऐसे निकालेंगे, फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए हम निकालेंगे कि कितनी एनर्जी स्टोर की गई है, उस टाइम में जितना करंट फ्लो हुआ और उस टाइम में जितना वोल्टेज आया, उनका रिलेशनशिप निकालेंगे। क्योंकि कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों ही एनर्जी स्टोर करते हैं, इसलिए हम उनको फिक्स टाइम में ही निकाल सकते हैं कि इतने टाइम पीरियड के अंदर T1 से T2 के बीच में कितना टोटल हमने करंट फ्लो किया और कितना इसके अंदर वोल्टेज उत्पन्न हुआ। उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को बोलेंगे कि कितनी एनर्जी स्टोर की गई है। ये हो गया वी आई की जगह लिख दिया मैंने सी डी वी अपॉन डी टी। अब फिर से वी लिख रही हूँ क्योंकि ये वोल्टेज हम वी मान के चल रहे हैं। आप कभी भी डिनोमिनेशन से वी सी या वी से कन्फ्यूज़ मत होना। अगर हमने डायग्राम में यहाँ वी सी लिख रखा है तो मैं वी सी लिखूँगी, कैपेसिटर का वोल्टेज है। अगर वी लिख रखा है तो वी लिखेंगे। रिलेशनशिप हमेशा ये होता है करंट और वोल्टेज। ये कैपेसिटर का वोल्टेज है, ये कैपेसिटर में फ्लो होने वाला करंट है, यानी ये आई करंट है और ये यहाँ उत्पन्न होने वाला वोल्टेज है। उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है, सॉरी ये देखिए उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप, ये कैपेसिटर का करंट है, ये कैपेसिटर का वोल्टेज है। अब देखिए यहाँ से आई की वैल्यू क्या लिखेंगे, आई की वैल्यू लिखिए सी डी वी अपॉन डी टी, सी डी वी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा। और ये सॉरी ये डी टी, ये डी टी से डी टी कैंसिल, ये हो जाएगा T1 से T2 वी डी वी। और जूल, यूनिट होती है एनर्जी की जूल। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा सी वी स्क्वायर बाय 2, हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गई कैपेसिटर में स्टोर की गई एनर्जी। ठीक है, अब हम कंक्लूजन निकाल देखते हैं कि आज की क्लास में जो हमने टॉपिक्स पढ़े वो कौन कौन से कवर किए गए हैं। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ सीरियल नंबर, फिर मैं लिख रही हूँ एलिमेंट यानी कौन सा अवयव पड़ा है। ठीक है, फिर लिख रहे हैं उसके रिलेशनशिप विद आपस में कि दोनों में क्या रिलेशनशिप है। ये तो है वी एंड आई का रिलेशनशिप। अगर हम फर्स्ट बात करते हैं तो रेसिस्टेंस की बात करते हैं। रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, यूनिट क्या होती है, ओम होती है। लिखते हैं इसको आर, प्रतिरोध। वी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर, और आई बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं इंडक्टर की, प्रेरकत्व की। यूनिट क्या होगी इसकी, हेनरी, यूनिट ध्यान रखना। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं साइन एल से। वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई एल इंटीग्रेशन ऑफ, वी इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। थोड़ा ध्यान कन्फ्यूजन हो गया, वी इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से आई क्या हो जाएगा, आई बराबर 1/L वी डी टी। ठीक है, ये रिलेशनशिप हो गया वोल्टेज और करंट में, ये हो गया करंट एंड वोल्टेज में। एक रिलेशनशिप आपको याद करना, जैसे इंडक्टर के लिए ये फॉर्मूला याद कीजिए। ये हो गया कैपेसिटर, यूनिट हो संधारित्र, यूनिट हो गई इसकी फेरड, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। वी इक्वल्स टू हो जाता है 1/C इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, या फिर आई इक्वल्स टू सी
dv/dt। आपको जो फॉर्मूले याद करने हैं, एक तो ये करना है, एक ये करना है और ये करना है, ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। तो आप काउंटर वाला निकाल सकते हो यहाँ से। क्या किसके अंदर, इंडक्टर के अंदर कितना वोल्टेज उत्पन्न होता है और कैपेसिटर के अंदर कितना करंट उत्पन्न होता है। V = LdI/dt होता है, I = C dV/dt होता है। बहुत कॉमन से हैं ये। कैपेसिटर है, कैपेसिटर की यूनिट, क्योंकि कैपेसिटर वोल्टेज को स्टोर करता है इसलिए dV/dt, इंडक्टर करंट को स्टोर करता है इसलिए dI/dt। इसी के साथ जो बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारा, जिसमें हमने पढ़ लिया कि धारा क्या होती है, विभव क्या होता है, प्रतिरोध, प्रेरकत्व और संधारित्र क्या होते हैं और इनमें क्या क्या रिलेशनशिप होता है करंट या वोल्टेज से, ये हमने आज पढ़ लिया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। असाइनमेंट में एक बार थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं, उसके बाद आप लोगों को असाइनमेंट दिया जाएगा और असाइनमेंट आप लोगों को सबमिट करना होगा गूगल जीमेल के ऊपर, जिसका लिंक मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूँगी। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।